अमित शाह ने चेतावनी दी कि खम्भम में साई गणेश की आत्महत्या के दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें हर हाल में सजा दी जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों से ऐसा लग रहा है कि केसीआर तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा है कि अगर कल चुनाव होते हैं तो भाजपा चुनाव में जाने के लिए तैयार है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका भी नाम बदला, नाम बदलकर मकान तो दे देते, मकान भी नहीं दे पाए। मित्रों, आज मैं एक बात बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहने आया। भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है अपने विचारों और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर तेलंगाना राष्ट्र की जनता के सामने जाए। हमारे कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, आप इससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहता है। आप बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? भाइयों बहनों, उनको रोकना पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, यहां बोलकर जाता हूं, साई गणेश को जो आत्महत्या करनी पड़ी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि साई गणेश के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस सरकार एमआईएम के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस और टीआरएस के प्रति लोगों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। अपने आप को आठवां निजाम समझते हैं, तो वो मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि सातवें निजाम को झुकाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और आठवां निजाम जो मुख्यमंत्री है, इसको झुकाने वाले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रूप लेकर जो हमारे अमित शाह जी पधारे हैं, ये आठवें निजाम केसीआर को झुकाएंगे भी और तेलंगाना से भगाएंगे भी। आज मंच पर बहुत सारे अधिकारीगण उपस्थित है। मेरे भाइयों, समय कम दिया गया है, सभी को बात करना है। मैं कम समय में बात करूंगा, लेकिन एक बात करूंगा। आप सबका यह संकल्प है कि भारत देश अखंड राष्ट्र बने। साथ ही साथ तेलंगाना में जो हिंदू विरोधी जो आज बैठे हुए हैं, इनको भगाना है। आप सबका सपना पूर्ण होने वाला है, क्योंकि तेलंगाना में भगवा राज आने वाला है। मेरे भाइयों, तेलंगाना में भगवा राज आने वाला है। और ये अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों छोटे सालों को तेलंगाना से बाहर भगाना है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता डीके अरुणा ने तेलंगाना के लोगों को पानी, निधि और नियुक्तियों के नाम पर टीआरएस ने धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लोगों के साथ न्याय करना है तो केसीआर को तुरंत सत्ता से बेदखल करना होगा। अरुणा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब दिखाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके परिवार को भरपूर सोना मिल रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే కేసీఆర్ యొక్క నియంత పాలనకు అంతం పలికితే తప్ప ఆ యొక్క కుర్చీని కింద పడేస్తే తప్ప తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి తెస్తే తప్ప తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆశలు కలలు నిజం కావనేటటువంటి ఒక నమ్మకానికి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు వచ్చిరని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా। बीजेपी विधायक राजेंद्र इटाला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर निशाना साधा है। इटाला ने कहा कि तेलंगाना को ऐसा सीएम मिलना किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस बात से नाराज थे कि राज्य सरकार धान खरीदी के मामले में अपने आप को असहाय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के प्रति सभी वर्गों में विरोध पनप रहा है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के फैसला पूरा तेलंगाना में दोहराया जाएगा। 8 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రజల చేత అసహించుకోబడ్డ ఏకైక నాయకుడి వల్ల కేసీఆర్ అనే విషయం మర్చిపోకండి।
మనం అనుకున్నాం కేసీఆర్ గారు వస్తే నిరుద్యోగ యువకుల సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని, కేసీఆర్ గారు వస్తే రైతాంగ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని, కేసీఆర్ గారు వస్తే బంగారు తెలంగాణ అవుతుందని చెప్పి మనం భావించినాం. కానీ ఇవాళ నేను మొట్టమొదటి ఆర్థిక మంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేసిన 2014లో తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన అప్పు కేవలం 75,000 కోట్లు మాత్రమే. కానీ 8 సంవత్సరాల కాలంలో 5 లక్షల కోట్లకు ఇవాళ FRBM కింద తీసుకున్న రుణాలు. मंत्री केटीआर ने नागार्जुन सागर निर्वाचन क्षेत्र का लंबे समय से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के बुजुर्ग नेता जाना रेड्डी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा 7 बार विधायक रह चुके जाना रेड्डी अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को 6 घंटे बिजली तक नहीं दे पाए, यहाँ तक कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास तक नहीं कर पाए। ఇక్కడికి వచ్చిన మా రైతు సోదరులు ఆలోచన చేయాలా. తెలంగాణ రాకముందు కరెంట్ ఎట్లా ఉండేది, తెలంగాణ వచ్చినాక ఎట్లా అయింది, ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచన చేయండి. గతంలో ఇక్కడున్న వాళ్ళు మంత్రులుగా సుదీర్ఘ కాలం కేబినెట్ లో రికార్డు సమయం పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటే కూడా 6 గంటలు కరెంటు రాలే. 6 అడుగుల ఆజానుబాహులున్నా 6 గంటల కరెంట్ అయితే రాలే. కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మొత్తంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా రైతన్నల కోసం, వ్యవసాయం కోసం 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం, ఏకైక సీఎం కేసీఆర్ మాత్రమే అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. 75 ఏళ్లలో ఇంకో 2 నెలలు అయితే 75 ఏళ్ళు అవుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना में लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा शासित राज्यों में लागू करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ बोलने का अधिकार भी बंडी संजय को नहीं है। उन्होंने निजामाबाद जिले के अपने दौरे के हिस्से के रूप में कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। మరి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మరి ఇట్లాంటి రోడ్లు పనులు కాలే, వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రైతు చనిపోతే రైతు బీమా అయ్యేలా 5 లక్షలు మరి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ని పనులు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేయని అన్నీ ఇవాళ కేసీఆర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏం ముఖం పెట్టుకొని మురుగుతున్నారు కుక్కలు తిరిగా అని చెప్పి నేను అడుగుతాను. నువ్వు నిజంగానే మునగాడివి అయితే, మొగోడివి అయితే ఇవాళ నీ అమిత్ షా వస్తున్నాడు కదా, బీజేపీ హోంమంత్రి వస్తున్నాడు కదా, ఆయన అడుగును సార్ తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఎన్ని పనులు చేస్తున్నారు, మన బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవన్నీ పనులు చేయాలి, చేయకపోతే ప్రజలు మనల్ని తరిమి కొడతారు అని చెప్పి అమిత్ షా అడుగు. నువ్వు మునగాడివి అయితే. नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुली कमलाकर ने स्पष्ट किया है कि अनाज की कटौती के नाम पर किसानों को परेशान करने वाले मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खम्बम जिले के दौरे के दौरान उन्हें मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार और विधायक रामुलु नायक के साथ वीरा मार्केट यार्ड में अनाज खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। ప్రధానంగా ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ సజావుగా సంతృప్తికరంగా జరగాలి. ఎక్కడ చిన్న ఇరిటేషన్ లేకుండా రైతు దుక్కి దున్నినప్పుడు తన సైకిల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తన అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డప్పుడే ఆ సైకిల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. జిల్లాలో ఉన్న మనందరం శాసనసభ్యులు, ప్రభుత్వం కూడా రైతుకు అండగా ఉండాలి. ఈ 45 డేస్ ఉండి అప్రమత్తంగా ఉండి రైతుకు కొనుగోలు కేంద్రానికి పోయి తన పంటను అమ్ముకున్న తర్వాత రైస్ మిల్లు చేరిన తర్వాత రైస్ మిల్ నుంచి నేరుగా మా ఓటీపీ ద్వారా అకౌంట్ ద్వారా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేది వరకు మనం వెంబడి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. అది గన్ని బ్యాగ్స్ ఆల్మోస్ట్ సర్ప్రైజ్ గన్ని బ్యాగ్స్ ఆర్ దేర్. మనం ఇమ్మీడియట్గా డిసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల మనము లోకల్ ఉన్న ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर पुलिस व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिला केंद्रों द्वारा संचालित पुलिस कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने राजन्ना सिरसिल्ला जिला पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। राजन्ना ने पुलिस कार्यालय का दौरा किया। बाद में वेमुलावाड़ा राजेश्वरम स्वामी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और मन्नत पूरी की। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కావాల్సినటువంటి ప్రయారిటీస్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రభుత్వం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ముందు అన్ని డిపిఓ కాంప్లెక్స్ అట్లాగే కమిషనర్ ఆఫీసెస్ కాంప్లెక్సెస్ అన్ని నూతన జిల్లాలో
కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన పోలీస్ స్టేషన్ బిల్డింగ్స్ కూడా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని కొరకు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దానికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. प्रमुख पत्रकार अन्नम चिन्नी वेंकटेश्वर ने कहा कि टीआरएस सरकार तेलंगाना राज्य में पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रही है। तेलंगाना जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के तत्वावधान में देशद्रोह की धारा पर स्टे लगाने का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को धन्यवाद दिया। कानून की आड़ में पत्रकारों और निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कराने के लिए सरकार की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देशद्रोही सरकारों के मुंह पर तमाचा है। 124A అనేటువంటి రాజద్రోహ చట్టం, దీన్ని మనమందరం కూడా సెడిషన్ అని అనుకుంటున్నాం, దేశద్రోహం అంటున్నాం, రాజద్రోహం అంటున్నాం. ఏ పేరును పిలిచినప్పటికీ కూడా అందులో బలైపోతున్న వారు ఈ యొక్క కలం పట్టినటువంటి జర్నలిస్టులు, తమ కళాన్ని వినిపించేటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వారికి ఎవరికి కూడా ఎటువంటి కష్ట నష్టాలు ఉండవు. ఈ యొక్క చట్టాల వల్ల ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఏ వ్యవస్థ కూడా ఎటువంటి కష్ట నష్టాలు ఉండవు. शेरी लिंगमपल्ली के नगर सेवक राग नागेंद्र यादव ने कहा कि सफाई कर्मियों की सेवा को नहीं भुलाना चाहिए। चाइल्ड फंड इंडिया के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर सेवक राग नागेंद्र ने यह बात कही। पार्षद नागेंद्र ने कोरोना आपदा के दौरान सफाई कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना की। नगर सेवक ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं को वास्तविक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में सराहा, जिन्होंने कोविड महामारी जैसे आपात स्थिति में भी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में अपनी जान जोखिम में डालकर महान सेवा प्रदान की है। जीएचएमसी शेर लिंगमपल्ली डिवीजन ने इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता किट वितरित की है। हैदराबाद स्थित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने हाल ही में नासिक में एक मल्टी स्पेशलिटी डिस्पेंसरी स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए स्थानीय कंपनी ने डॉक्टर राज नागरकर के साथ समझौता किया है। किम्स ह्यूमैनिटेरियन हॉस्पिटल के नाम से चलने वाले इस अस्पताल में 325 बेड होंगे। अस्पताल में किम्स की 51% हिस्सेदारी होंगी, जबकि शेष 39% की हिस्सेदारी डॉक्टर राज नागरकर के पास होंगी। चिकित्सा क्षेत्र में 21 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले राज नागरकर अब तक 45,000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज कर चुके हैं। नया अस्पताल मार्च 2024 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस अवसर पर बोलते हुए KIMS हॉस्पिटल के MD भास्कर राव ने कहा, हमने नासिक अस्पताल की स्थापना के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया है। हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के एक दिग्गज डॉक्टर राज नागरकर के साथ इस क्लिनिक की स्थापना करके बहुत खुश है। राज नागरकर ने कहा कि उन्होंने अपने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किम्स के साथ हाथ मिलाया है। हैदराबाद में कोविड-19 ने MMTS सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड से उभरने के बाद भी MMTS सेवाओं को कटौती की है। यह सप्तांत पर MMTS सेवाओं में कटौती भी करता रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे ने इस महीने की 14 और 15 तारीख को 34 दैनिक सेवाओं को रद्द करने की घोषणा की है। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा, हैदराबाद में कुल 76 सेवाएं चल रही है, जिनमें से 44 या उससे अधिक सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी शहर के सभी MMTS स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हैदराबाद में अब RTC सिटी बसें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। RTC ने व्यवस्था रूटों पर रात 12 बजे के बाद भी सिटी बसें चलाने का फैसला किया है। इन सेवाओं को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है।
ये सेवाएं रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उपलब्ध है। उसके बाद डिपो से नियमित बसें रवाना होंगी। नवीनतम निर्णय के साथ आरटीसी सिटी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, जबकि सेवा पहले से ही कई मार्गों पर संचालित की जा रही है। इसे यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आरटीसी अधिकारियों ने कहा कि वे धीरे धीरे अधिक मार्गों पर रात की बसें चलाएंगे। हालांकि आरटीसी नाइट बस सेवाओं पर भी सभी प्रकार के पास की अनुमति है। यात्रा एज यू लाइक टिकट की भी अनुमति है। सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर और परिवार के कई सदस्य हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड स्थित सुदर्शन थिएटर अचानक पहुंच गए और महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा देखा। मजलिस पार्टी के अध्यक्ष हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को पहले ही खो चुके हैं। मुसलमान एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर वाराणसी की अदालत का फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? बोलो ना भाई, पार्लियामेंट का एक्ट है ना, छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद को, छोड़ दो। आपको मुसलमान और उस मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। बोलो ना उसके ऊपर कानून क्या ऐसा है। आज बोलते आप, इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालूम हो गया कि अब तो मामला गर्म हो गया। हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है? भाई मेरा कल्चर का हिस्सा है, मैं पहनना चाह रहा हूं, मेरी बेटी पहनना चाह रही, कोई नहीं पहनता तो कोई पहनना चाह रही, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? आप नहीं बोलना चाहते इन चीजों पर। अब कांग्रेस दब रही है तो बहुत अच्छा है। आप क्या समझ रहे कि मुसलमान गुलाम है आपका?